हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट एंड वेलकम टू आवर सेशन। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, आपकी आगे की प्लान क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपके करियर ग्रोथ होंगे, आप कैसे अप्लाई करोगे। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि समझ नहीं आता है कि आगे करना क्या है, प्रोसीड कैसे करेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको एक कंप्लीट टाइमलाइन माइंड मैप देने वाली हूँ, एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देने वाली हूँ कि आपका आगे का करियर कैसे बढ़ेगा एंड किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरी स्टेप जो आप लेने वाले हो। तो इस सेशन के बाद आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी एंड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन यू विल एग्जैक्टली नो कि आपको करना क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो हम दो तरीके से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। एक, जब हमें जेआरएफ मिलता है। दूसरा, जब हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो देखो, वो एस्पिरेंट्स जो जेआरएफ क्लियर करते हैं, आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए रिसर्च, है ना। क्योंकि अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है, यू आर पैशनेट अबाउट दिस, तो आपके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी होगा रिसर्च करना। और आपको ये भी पता है कि आपके पास अनलिमिटेड ईयर्स नहीं है। विद इन द रिलीज ऑफ द रिजल्ट आपको पता है कि आपका जो टाइमर है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। देयर इज अ टाइम विद इन विच आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मेरा आज जेआरएफ हुआ तो हम 10 साल बाद इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली देयर इज अ टाइमर, आप सबको पता है देयर इज अ टाइम लिमिट विद इन विच आपको जेआरएफ का फायदा उठाना है। तो आपकी करियर ऐसी लगनी चाहिए, आपका करियर टिपिकली होगा क्या कि आप रिसर्च कर रहे हो एंड फिर उसके बाद आप टीचिंग में घुस गए। और मैं आपको बताऊंगी क्यों, ठीक है। नेक्स्ट, वो लोग जो जेआरएफ क्लियर नहीं करते हैं और आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, आपने सिर्फ नेट एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर किया है, ठीक है, आपका जेआरएफ नहीं निकला, आप सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, तो आपकी फिलहाल प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऑब्वियसली आप टीचिंग में जाओगे। एंड यस, अगर आपको मान लो आपको आपका जेआरएफ नहीं हुआ तो भी आपको रिसर्च पे जाना है, तब आपको एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली आपका स्टाइपेंड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टीचिंग विद रिसर्च, कि आप आगे रिसर्च भी कर रहे हो। अगर आपको आगे वेट नहीं करना है एग्जामिनेशन के लिए और अगर आपको स्टाइपेंड नहीं चाहिए तो आप भी रिसर्च कर सकते हो, बट हाँ, जितना बेनिफिट्स जेआरएफ क्लियर्ड वालों को मिलेगा ऑब्वियसली उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो है। एक बच्चा जिसका जेआरएफ निकलता है, आपका पहला फोकस होना चाहिए रिसर्च, रिसर्च के बाद इवेंचुअली आप टीचिंग जॉब में जाओगे, ठीक है। एंड देन वी हैव ऑप्शन टू, जिस जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टीचिंग एंड उसके साथ साथ रिसर्च। अगर आप जेआरएफ के लिए नेक्स्ट ईयर वेट करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे पीएचडी अभी करनी, इसी साल करनी है, तो फिर आपको पता है आपके एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन होते हैं और फिर आप उसको क्लियर करके भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन फिर स्टाइपेंड और जेआरएफ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आइडियली यू शुड बी टीचिंग आफ्टर रिसर्च एंड आपका फोकस होना चाहिए टीचिंग विद रिसर्च। अब मैं दोनों ऑप्शंस को ठीक से एक्सप्लेन करूंगी। देखो, सबसे पहले मेरा ऑप्शन वन, विच इज मेरा नेट भी क्लियर्ड है, मेरा जेआरएफ भी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी में, आपको पता है बहुत सारे पीएचडी नोटिफिकेशंस आते हैं, वैकेंसीज आते हैं, तो जो भी कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किया आपको वहां पे पीएचडी कोर्स के लिए एनरोल हो जाना है। क्योंकि रिमेंबर आपके पास टाइम लिमिट है जेआरएफ बेनिफिट्स के लिए, तो विद इन दैट डेजिग्नेटेड टाइम लिमिट आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पीएचडी कोर्स के लिए एनरोल हो जाओ। आप देखो, जब आप एक बार पीएचडी कोर्स के लिए एनरोल हो जाते हो, सो 3 to 5 years ऑफ रिसर्च आपको करना है। आपको पता ही है 3 to 5 years लगता ही है, ये पीरियड होगा जब आप फुल फ्लेजेड रिसर्च कर रहे होते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आप रिसर्च कर रहे हो क्या आप कोई और नौकरी कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कोई और नौकरी करोगे आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तभी मैंने इधर बोला है कि आपका फर्स्ट होना चाहिए रिसर्च के साथ टीचिंग बाद में। अब आप ये सोच रहे हो कि क्यों रिसर्च और टीचिंग कर सकते हैं लेकिन तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है तो आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस पीरियड में आप रिसर्च कर रहे हो उस पीरियड में आप कहीं और नौकरी नहीं ले सकते हो। तभी मैंने बोला था योर प्रायोरिटी शुड बी रिसर्च एंड रिसर्च के बाद टीचिंग, क्योंकि साथ साथ करोगे तो जेआरएफ स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। तो फिर एक तरीके से जेआरएफ निकालने का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर स्टाइपेंड आपको नहीं मिल रहा है। तो रिमेंबर,
जब आपका जीआरएफ क्लियर हुआ, आपने किसी कॉलेज में पीएचडी में एनरोलमेंट ले लिया, 3 to 5 इयर्स आपका रिसर्च में इवेंचुअली लगेगा। अगर जीआरएफ हम है, हमें स्टाइपेंड मिलेगा। आपको पता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो। इन दिस एंटायर कोर्स आप कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हो, आपको किसी और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं आना चाहिए। सो अगर आएगा तो फिर स्टाइपेंड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहला प्रायोरिटी रिसर्च, ऑलरेडी आपको वहां पे स्टाइपेंड जो है वो मिल ही रहा है कंपेयर टू जॉब्स। आप देखो इस पूरे टाइम में क्या करना है, ये जो 3 to 5 इयर्स आप अपने रिसर्च में डेडिकेट करते हो, तो सबसे पहले जब आपका रिसर्च खत्म होगा तो आप डॉक्टर, जो भी आपका नाम है आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा दोगे, तो पहले तो ये बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है। दूसरी चीज देखो क्या है, जब आप ये पूरे पीरियड में रिसर्च कर रहे होते हैं ना, आपका फोकस होना चाहिए आपका एपीआई स्कोर बढ़ाने में। एपीआई स्कोर के पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई परमानेंट वैकेंसी में जाते हो, जब आप करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो एपीआई स्कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो एपीआई स्कोर्स आपको बिल्डअप करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस पे वर्क नहीं करते हैं, तभी जब आप परमानेंट वैकेंसीज के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको लिस्ट में बहुत पीछे हो जाते हो। सो इन दिस 3 to 5 इयर्स ऑफ रिसर्च, आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हो, है ना, आप रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हो, आप जो पेपर है वो पब्लिश कर रहे हो, तो ये सबसे आपके एपीआई पॉइंटर्स एंड स्कोर्स बढ़ रहे हैं, जो आपको आगे बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे जब करियर ग्रोथ का स्पेसिफिकली टाइम आएगा, जब आपके करियर में प्रमोशन का टाइम आएगा। ये सारे एपीआई स्कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो इवेंचुअली इन दिस कोर्स ऑफ रिसर्च आप यहाँ पे अपना एपीआई स्कोर बढ़ाने का काम शुरू कर दोगे, जो आगे आपको बेनिफिट देगा ना। देन वी हैव स्टेप 2। जब मैंने पीएचडी खत्म कर लिया, ठीक है, तो भाई अब मेरा पीएचडी खत्म हो गया, आपने एपीआई पॉइंट्स अच्छे से गेन करना शुरू कर दिया था, आपने रिसर्च, आपने पेपर पब्लिश किया, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिससे आपके पास एक अच्छा खासा एपीआई स्कोर आ चुका है। एपीआई स्कोर इंपॉर्टेंट है देखो दो चीजों के लिए। सबसे पहले किसी किसी रिक्रूटमेंट्स में भी एपीआई स्कोर के हिसाब से एलिजिबिलिटी जो है वो देखी जाती, किसी किसी में, हर चीज में जरूरी नहीं होता है। बट जब आपको प्रमोशन मिलता है, जब आप आगे बढ़ते हो करियर ग्रोथ में, वहां पे ये स्कोर्स आपको डेफिनेटली मदद करते हैं। आप देखो, तो जब आपका पीएचडी क्लियर हो गया, फिर आपको क्या करना है, नाउ आपको यूनिवर्सिटीज में टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है, तो आपको वैकेंसीज मिलेंगे, वो वैकेंसीज में आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर वहां पे इंटरव्यू एंड स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, आप इंटरव्यूज में जाते हो, स्क्रीनिंग होगा। एंड रिमेंबर, क्योंकि आपने जीआरएफ क्लियर किया है, तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कैंडिडेट्स वालों को, जीआरएफ वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। हालांकि आप सबको पता है कि क्वालिफिकेशन नेट ही है, बट प्रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो एनईडी और पीएचडी एंड अ जीआरएफ कैंडिडेट इज गिवन मोर प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखो, फिर आपकी इंटरव्यूज होती है, उसके बाद आप इधर एज अ गेस्ट लेक्चरर, अडहॉक, या इवेंचुअली परमानेंट के पोजीशन में आ जाते हो, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, जब आप परमानेंट की पोजीशन में आओगे या जब करियर ग्रोथ का टाइम आएगा, तो आपकी जो एपीआई पॉइंट्स है ना, जो आपने इतने टाइम तक अच्छा खासा बनाया था, पेपर पब्लिश करके, पेपर प्रेजेंट करके, ये सब आपको प्रमोशंस और आगे करियर ग्रोथ में मदद करेगा। तो वो लोग जिनका जीआरएफ निकला है, आपकी करियर ट्रैजेक्टरी या आपका आगे का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनका जीआरएफ नहीं निकला है, आपने नेट निकाला है, तो आपको आगे क्या करना है, तो देखो, कीपिंग द फैक्ट, दो चीज आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ नेट निकालते हैं, बट आप पीएचडी भी करना चाहते हो, तो रादर देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट यूजीसी एग्जामिनेशन, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो और आप पीएचडी करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, आप वो कर सकते हो। बट अगर हम उसको साइड हटाते हैं, तो जिन लोगों ने नेट क्लियर किया है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप अगेन यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट्स में जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, बहुत जगह पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जैसे यू विल फाइंड कहीं कहीं पे आप देखोगे स्पेसिफिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हो गया, एंड कहीं कहीं पे आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म भरा, आप सीधे सीधे यहाँ पे चले गए आपके इंटरव्यूज के लिए। एंड गेस्ट एडहॉक में ऐसा नहीं है, देखो एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका जीआरएफ नहीं है तो आप गेस्ट लेक्चर एडहॉक लेक्चर्स नहीं रख सकते हो, नहीं। आपका क्वालिफिकेशन अगर नेट भी है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आप अच्छे कैंडिडेट हो, तो आपको बहुत आसानी से गेस्ट और एडहॉक का पोजीशन जो है वो मिल जाता है। अच्छा, अब ऑल्सो रिमेंबर,
वी हैव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स एज वेल, जैसे फॉर एग्जांपल आरपीएससी, तो इसमें आप एग्जाम देते हो, स्क्रीनिंग होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं। तो आपको दोनों जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो जहां जहां पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। मोस्टली आपको ये सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ईजी होता है। जैसे अगर आपने जेआरएफ नहीं भी क्लियर किया तो भी इट बिकम्स वेरी ईजी, आपका यहाँ पे होने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। इवेंचुअली ये सब करने के बाद हमारा एम होना चाहिए परमानेंट होने का, ठीक है, जिससे आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो, आपकी इनकम जो है वो सिक्योर होगी। तो ये हमारा स्टेप 1 है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज में जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाओ, और जो आरपीएससी या बाकी सारे कमीशंस द्वारा जो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, आप वहां पे जा सकते हो एंड उसके थ्रू भी आप रिक्रूट हो सकते हो, एंड वहां पे थोड़ा इजी ही होता है आपका रिक्रूट होना। तो इस तरीके से हमारी जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी। अब देखो, अब आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपका जीआरएफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करियर ग्रोथ जो है वो होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था, टीचिंग विथ रिसर्च। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में घुस चुके हो, आप अपना रिसर्च शुरू कर सकते हो। अगर आपको जीआरएफ के लिए वेट नहीं करना है तो आपने अपना रिसर्च शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रिसर्च करने लगते हैं, या आपने कहीं और जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो आप पीएचडी स्कॉलर भी हो और तुम पढ़ा भी रहे हो। तो इस तरीके से आपका करियर पाथ भी स्ट्रेट अवे जाएगा, क्योंकि आप पीएचडी स्कॉलर हो और आप पढ़ा रहे हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज भी इससे मिल जाएगा, है ना। एंड विथ टाइम आपको अपना एपीआई स्कोर बढ़ाने की कोशिश करनी है, अगेन पब्लिशिंग करना है, कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, अवार्ड्स, रिसर्च, ये सारे प्रोग्रेस आपको धीरे धीरे करते रहने हैं। बट रिमेंबर, क्योंकि आपने जीआरएफ नहीं क्लियर किया है, तो ये जब आप पीएचडी कर रहे हो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, रिमेंबर वेरी वेरी वेल, ठीक है। सो ये आपका सबसे पहला पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो जेआरएफ करके पढ़ा रहे हैं और जेआरएफ करके तुम पीएचडी कर रहे हो, तो भी तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड चाहिए, रिसर्च के साथ कोई और नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो मान लो आपने जेआरएफ क्लियर किया और आपको है कि पीएचडी के साथ साथ नौकरी भी करोगे, तो फिर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, याद रखना इसको बहुत अच्छी तरीके से। बट अगर आप सिर्फ नेट हो, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे आप पीएचडी के लिए एनरोल हो गए, अगर आपको जेआरएफ के लिए वेट नहीं करना है, साइमल्टेनियसली आपकी नौकरी भी चल रही है, आप अपना पीएचडी भी कर रहे हो, लेकिन हाँ, पैसे सिर्फ एक ही सोर्स से आएगा, जो आपका गेस्ट लेक्चरर का सैलरी होगा। धीरे धीरे आप अपने एपीआई पॉइंट्स बनाने में काम करो, सो दैट धीरे धीरे आप इन कॉलेजेस में एक परमानेंट पोजीशन की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक है। आप देखो, इन सारी चीजों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली देखो, जब आप 3 to 5 इयर्स ऑफ रिसर्च कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट द रिजल्ट। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम रिसर्च तो कर रहे हैं 3 to 5 इयर्स, बट हमें बुरा लग रहा है कि हम टीचिंग जॉब में नहीं। तो आपको यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि इवन तो आपने जीआरएफ निकाल लिया, पहला प्रायोरिटी रिसर्च है या नहीं, क्योंकि उसमें भी आपकी डेडलाइन है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, 3 to 5 इयर्स आप रिसर्च करते हो, तो ऑब्वियसली अब अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिसने जीआरएफ नहीं किया, वो नेट के बाद तुरंत टीचिंग में चले गई, आप 5 साल बाद ज्वाइन कर रहे हो, 3 साल बाद ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है। सो इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट द रिसर्च, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, देखो, पैसों का प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वेरी फ्रैंकली जब आप जीआरएफ में जब आप रिसर्च कर रहे हो, तो एक तरीके से आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो पैसों की प्रॉब्लम आपको वैसे भी नहीं होगी। बट होता है ना, कभी कभी लगता है हम पढ़ा नहीं रहे, तो प्लीज रिमेंबर, थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जब तक आप रिसर्च कर रहे हो आप पढ़ा नहीं सकते हो। सेकेंड इज, ऑब्वियसली आपके साथ एक बेनिफिट भी है कि जब आप जीआरएफ क्लियर करते हो, तो कहीं ना कहीं बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वेटेज उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जीआरएफ जो है वो क्लियर किया है। प्लस आपकी एपीआई स्कोर भी काफी स्ट्रांग हो जाती है इन दिस कोर्स ऑफ 3 to 5 इयर्स ऑफ रिसर्च। तो अगेन, बाकी कैंडिडेट से ज्यादा आपको एडवांटेज भी मिलता है और आपका सीवी भी स्ट्रांग हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब डिसएडवांटेज देखो क्या है। अब जो लोग ऑप्शन 2 में, जैसे फॉर एग्जांपल जिनका सिर्फ नेट क्लियर हुआ है और जीआरएफ नहीं हुआ है, तो देखो एडवांटेज तो ये कि भाई आपका नेट क्लियर हुआ है, ठीक है, इवन इफ मेरा जीआरएफ नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट है पढ़ाने का, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में घुस के अपनी करियर जो है वो बना सकते हो, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जीआरएफ नहीं है तो पढ़ा नहीं सकते, तो आप टीचिंग लाइन में तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ देखो, एक पोजिशन ये भी है, कभी ना कभी जीआरएफ एंड पीएचडी वालों को ज्यादा चांसेस मिलते तो है, डिनाई नहीं कर सकते, हर जगह नहीं मिलते हैं, बट देखो मिलते तो है। एंड ऑल्सो परमानेंट पोजीशंस के लिए भी आपको अपनी एपीआई स्कोर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा यहाँ पे मेहनत ज्यादा होगा, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी अपने लिए खोजने पड़ेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी, बट रिमेंबर वॉट एवर यू डू, आपको पता है चाहे आप नेट क्लियर करो या जेआरएफ, आपके पास करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। इट इज जस्ट दैट शुरू कैसे करें, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है ना, जो पहला स्टार्ट होता है ना, वही थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हमने वो अच्छे से कर लिया, हमें समझ आ गया कि हमें करना क्या है, तो आपका करियर सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे रिसर्च करना है, क्या मुझे पढ़ाना है, करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी है ना, तो फिर आप इन एरियाज में आगे बढ़ सकते हो, और फिर करियर तो आपका डेफिनेटली बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज एन आइडिया फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।